पेन लो। चलिए, हिस्ट्री हाई कोर्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पहले थोड़ा सा आप लोग को वो दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे जस्ट प्रीवियसली 5 मिनट्स बैक हम डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेन मेन पार्ट्स क्या थे। जो फेडरेशन वाला पार्ट हो गया, कंबाइनिंग ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री इन इंडिया एंड हैविंग अ वन रूलर, उस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, एंड प्रोवाइडिंग लिस्ट की स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें देखेगा, रेवेन्यू के, पुलिस मैटर हो गया उस तरह। तो ये वही है। गाइस, समवन म्यूट योरसेल्फ। किसका साउंड है ये, थोड़ा ऐसा एयर जैसा। The Government of India Act 1935 was passed by the British Parliament in August 1935 with 321 sections and 10 schedules। ठीक है, हमने प्रीवियसली देखा था 1915 में, उसमें थोड़े कम थे, इसमें ये सबसे बड़ा था देखा जाएगा तो। एज कम्पेयर टू इट इज जस्ट द मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी है 1950 वाला, सेम वही है 90% इसके अंदर का। with 321 sections and 10 schedules, this was the longest act passed by British Parliament so far and was later split into two, a Government of India Act 1935 and Government of Burma Act 1950। बुरमा भी पार्ट था उस टाइम पे, तो उसको हटा दिया गया एट द एंड। द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज बीन क्वाइट ओल्ड। तो वो एक डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहिए है, होना चाहिए था। तो इट इज जस्ट अ सेंटेंस mentioned there in India was been quite old. This act ended the system of diarchy introduced by the Government of India 1919 and provided for establishment of a federation of India to be made up of provinces of British India and some of or all of the princely states। तो ये जो दिस द सेकंड पैरा जो है, डायरची सिस्टम जो इंट्रोड्यूस था। पहले क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स अलग काम करते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नॉर्मली प्रोविंस, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी स्टेट उनके अंडर कंट्रोल में थे वो अलग काम करते थे, जमींदार से अलग काम करते थे, प्रॉपरली कोई स्टेट का स्ट्रक्चर नहीं था। तो दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1935, एक प्रॉपर फेडरेशन जो हम अभी देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 28-29 स्टेट्स प्रिवेलिंग, उसमें यूनियन टेरिटरीज। सिमिलरली दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1935 कि ये एक प्रॉपर फेडरेशन बनाया जाए, एक प्रॉपर जितने भी हमारे ओवरऑल स्टेट्स हैं उनको कंबाइन करें, उसमें प्रिंसली स्टेट जितने भी राजा महाराजा के स्टेट्स थे उनको भी कंबाइन करें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे रहे, क्राउन रहे, देन गवर्नर्स रहे, स्टेट गवर्नमेंट्स में गवर्नर रहे स्टेट्स के अंदर। तो उस तरह का एक स्ट्रक्चर ये लोगों को क्रिएट करना था। दे ट्राइड दिस इन 1935, बट ये नहीं हो पाया पूरी तरीके से, क्योंकि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो नहीं आए बीच में। जैसे हैदराबाद हमने डिस्कस किया था गाइस, व्हेन वी आर डूइंग हिस्ट्री, तो उसमें हमने हैदराबाद किया था। फिर अदर स्टेट जैसे JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ये लोग ने मना कर दिया था। तो फेडरेशन वाला कॉज था, इतना वो लोग सक्सेस नहीं हो पाया, बट दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935। तो एक ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है 1935 का, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो सम ऑफ द फीचर्स: abolition of provincial diarchy and introduction of diarchy at center, the central government वाला structure at federation properly, एक वो एंड पुराना वाला पार्ट हटा दिया कि एक एक प्रोविंस में अपने अपने अलग अलग गवर्नर हैं, फिर एक एक गवर्नर अपना अलग काम कर रहा है, फिर प्रिंसली स्टेट्स अलग काम कर रही है। तो डायरची सिस्टम एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस। देन अबॉलिशन ऑफ काउंसिल्स, जो काउंसिल बनते थे हर स्टेट में वो हटा दिए गए। इन प्लेस ऑफ दैट एडवाइजरी बॉडी was put into place टू एडवाइस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स हो गए, या जो भी है। देन प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन विद ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स, ऑल इंडिया फेडरेशन वाला पार्ट। elaborate safeguards and protective instruments for minorities, जो नेटिव हमारे थे, हिंदू के लिए हिंदू, उनके लिए, और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स, उनके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, increase in size of legislatures, Indians were given opportunity in the legislature, अपर हाउस लोअर हाउस में, तो उनको भी एक पार्ट दिया गया। then division of subjects into 3 lists, retention of communal electorate, ये कम्युनल इलेक्ट्रेट भी हमने डिस्कस किया था गाइस। उस वक्त लोग मान रहे थे, याद है आप लोगों को, कि मुस्लिम के मुस्लिम वोट्स जाएंगे, हिंदू के हिंदू वोट्स जाएंगे, तो उस तरह। देन सेपरेशन ऑफ बुर्मा फ्रॉम इंडिया। दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें ये ऐसा, मैंने खाली आपको बताने के लिए लिखा हूँ, but we are not concerned to this, we are concerned to this history high courts under the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना गाइस? एवरी हाई कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सिंपल, जितने भी केसेस हैंडल करेगा वो कोर्ट उसके रिकॉर्ड कीप्स करेगा, जो भी स्ट्रक्चर उसके फाइल नॉर्मली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसे नॉर्मली वो जितने भी केसेस फाइलिंग होगी सब कुछ होगा, क्या उसमें चल रहा है, प्रोसीजर, विटनेसेस, सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पहले भी हमने डिस्कस किया है। इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द मैजेस्टी एज हिज मैजेस्टी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम deem it necessary to appoint. It will consist of chief justice and other puisne judges, normally जो भी है, provided that the judges so appointed together with any additional judges appointed by the governor general in accordance with the following provisions of this chapter shall not at no time exceed in number of such maximum number he is the magistrate in council में fix। इसका ये जो पॉइंट है ये प्रोवाइडेड दैट वाला, इसमें क्या लिखा है कि हमारे जो क्राउन है, जो मेन ब्रिटिश उस वक्त कि एक प्रॉपर अगर वो जितना भी नंबर फिक्स करेंगे जजेस का, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा वो नंबर एट द एंड। ऐसा इसमें ये पूरे पार्ट में ये लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो टाइम एक्सीड इन नंबर सच मैक्सिमम नंबर एज हिज मैजेस्टी इन काउंसिल में फिक्स इन रिलेशन टू दैट कोर्ट। अगर समझ लीजिए मद्रास हाई कोर्ट का मैक्सिमम नंबर फिक्स किया गया है 10 और वन चीफ जस्टिस, तो उतना ही रहेगा इसी तरह, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय हिज मैजेस्टी बाय वारंट, मतलब उनके सिग्नेचर से और उनके लेटर से, बाय रॉयल साइन मैनुअल एंड शेल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है? अगर उसको रिजाइन करना है तो गवर्नर के ऑफिस में रिजाइनिंग का लेटर दे सकता है। एवरी जज शेल बी अपॉइंटेड बाय हिज मैजेस्टी by warrant under the royal sign manual and shall hold office until the age of 60 years. A person shall not be qualified for appointment as a judge unless he is a barrister of England or Northern Ireland of at least 10 years standing experience, or a member of a faculty of advocates in Scotland or at least 10 years standing. Simple, is a barrister of England and having 10 years of practice, or is a faculty in advocates or in England, at least of 10 years of experience. Is a member of Indian Civil Service of at least 10 years standing, the साल का experience, or who has for at least 3 years served or exercised the power of a district judge, अगर 3 साल तक district judge रहेगा तो भी, और at least 5 years held a judicial office in British India not inferior to that of a subordinate judge or judge of a small cause court। 5 साल तक small causes court तक या सबॉर्डिनेट इन रिलेशन टू एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट तक, नॉट इंफीरियर, स्मॉल कॉजेस कोर्ट लास्ट, स्मॉल कॉजेस कोर्ट तक 5 साल तक काम किया रहेगा तो भी ही इज एलिजिबल टू बिकम अ जज। ठीक है? स्मॉल कॉजेस के नीचे नहीं, नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ सबॉर्डिनेट जज और जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, उससे छोटा नहीं, और एटलीस्ट है 10 years बीन अ प्लीडर ऑफ एनी हाई कोर्ट, ऑफ 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा एज अ एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट, तो देन ही इज एलिजिबल फॉर टू बिकम अ to be appointed as a judge in a high court। ठीक है? देन की पॉइंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें ये नॉर्मली क्या है, पूरे सेक्शंस थे, तो पूरे सेक्शन तो मैंने इसमें नॉर्मली क्या किया कि आप लोगों के लिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में निकाल दिए गए कि जैसे नंबर ऑफ जजेस वाला एक पार्ट है, देन चीफ जस्टिस का एक पार्ट है, देन लास्ट द कंट्रोवर्सी विच वाज अराइज की हाई कोर्ट्स पे किसका रूल रहेगा, सेंट्रल का रहेगा, फेडरेशन का रहेगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रहेगा। नॉर्मली ये प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस तरह, तो एट द एंड इट केम अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है? देन की पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जितने भी कोर्ट्स बनाएंगे दे शुड बी, जितने भी कोर्ट हमने बनाए हाई कोर्ट, दे विल बी कॉल्ड एज हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोर्ट शैल इन रिलेशन टू ब्रिटिश इंडिया बी डीम्ड टू बी हाई कोर्ट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, मतलब जितने भी एक्ट के अंदर जितने भी हाई कोर्ट मेंशन किए गए दे विल बी हाई कोर्ट। तो वो सब नाम है कोलकाता के, मद्रास के, बॉम्बे के, इलाहाबाद के, लाहौर के, पटना के, चीफ ऑफ कोर्ट इन ओंद, फिर जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स, फिर नॉर्थ वेस्ट में फ्रंटियर प्रोविंस, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो सब पाकिस्तान में था गाइस। ठीक है? तो all these will be high courts under this act. Any court in British India constituted or reconstituted under this chapter as a high court, and any other comparable court in British India which His Majesty in Council may declare to be a high court for the purposes of this act। तो इस एक्ट में यही कहा गया है कि
जितने भी हमने कोर्ट मेंशन किए इस एक्ट के अंदर, दे विल बी हाई कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट. Then the number of judges wala scene. The Indian High Court Act 1911 has fixed the maximum number of judges in a High Court at 20. 1911 में 20 में maximum fix किया था, but this was dropped. The Act of 1935, this numerical ceiling gave authority to the King in Council to fix the number of judges for each High Court from time to time. तो ये जो नॉर्मली 1911 में क्या था कि 20 ही लोग अपॉइंट कर सकते थे, बट इन 1935 इट वाज रिमूव्ड. कि क्या कहते थे कि कितना हाई कोर्ट पे वर्क है, कितना वर्कलोड के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता था. In this way, the kind of flexibility was introduced regarding the number of judges which could be fixed for High Court from time to time, keeping in view the load of work therein. जैसे जहाँ पे समझ लीजिए कोलकाता में ज़्यादा वर्कलोड है तो वहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा होगा. ठीक है. जज ऑफ हाई कोर्ट was to be appointed by his majesty by warrant, तो ये हमने जो देखा, by royal sign, but power was given to the governor general in council to appoint the additional judges. जो additional judges थे वो गवर्नर जनरल को दिया था काम, कि एक तो नॉर्मली हाई कोर्ट के जो जज हो गए उनका अपॉइंटमेंट कर देगी मैजेस्टी, बट जो नॉर्मल अदर जजेस थे जो 15-20 जो उनके नीचे रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, तो उनका अपॉइंटमेंट करते थे गवर्नर जनरल. ठीक है. For a temporary for a period of 2 years, when a judge of Chief Justice of the High Court was unable to function of the एक second office of the judges of the Chief Justice fell vacant or High Court not have to exceed the maximum. ये पॉइंट है गाइस, काउंसिल टू अपॉइंट गवर्नर जनरल विल अपॉइंट द एडिशनल जजेस टेम्परेली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 साल के लिए. कब? जब जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का प्लेस है, जज का प्लेस खाली हो जाता है और या चीफ जस्टिस काम नहीं कर पाता है, और द ऑफिस ये एट द एंड इसमें यही पूरा डिस्कस किया है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years मैक्सिमम. तो ये वाला पार्ट ये है. देन द अपॉइंटमेंट. हाँ, द इंडियन हाई कोर्ट laid down the chief justice of high court should always be a barrister, not a normal person. He should be a barrister or an advocate. इसका मतलब ये क्यों बताया गया खास करके, कि ये बताया कि द अंडरलाइंग आइडिया वाज टू हैव अ ट्रेन्ड लॉयर एज अ चीफ जस्टिस. अ सिविलियन जज कुड नॉट thus be appointed as the chief justice of a high court, however senior he might be. तो ये एक इन्होंने प्रॉपर क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर दिया था कि इट शुड बी अ प्रॉपर बैरिस्टर और एन एडवोकेट, नॉर्मल नॉट अ सिविलियन जज. To ensure the independence of the High Courts from any executive interference in India, the Act of 1935 provided the salaries, allowances and pensions of High Court judges would be fixed by His Majesty. जितने भी उनके पैसे, तनख्वाह वनख्वाह, पेंशन थी, वो क्राउन से पहले से डिसाइडेड रहता था. ठीक है, कि उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं हो इन द फ्यूचर और उनके अपॉइंटमेंट में. देन द controversy part. एक सेकंड guys. A very controversial question which came up for the time of enactment of the Government of India in 1935 was whether the administrative control over the high courts should be vested to the federal government or the provincial government. ये वही जैसे कि हाई कोर्ट्स पे कंट्रोल किसका रहेगा, फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का. तो अंडर दिस एक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट इट विल गो टू द प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट. Up to the Act of 1935, administrative control over a high court was vested with the provincial government. Act of 1935 also states that every high court shall have superintendents of over all other courts. जैसे हमने देखा 1915 में कि हाई कोर्ट्स को सुपरिटेंडेंस था, मतलब दे विल बी हायर टू ईच अबव ऑल द कोर्ट्स. उनका दे विल बी प्लेसिंग ऑर्डर्स. ठीक है, वो ऑर्डर बता सकते हैं, प्रोसीजर बता सकते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर वो सब बता सकते हैं. तो ये सिमिलरली सेम यहाँ पे भी था. Superintendents over all courts in India for the time being subject to its appellate jurisdiction and may anytime do the following things: call for returns, make and issue general rules and prescribe forms for regulating the practice and proceedings for such courts. जैसे सेम हमने 1915 में देखा था कि प्रैक्टिस प्रोसीजर्स किस तरह, रूल्स फॉलो करना है, क्या ऑर्डर किस तरह पास करना है, ऐसा कुछ भी. in which and then to prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept. कि इन रिलेशन टू बुक्स अकाउंट्स की किस तरह उनकी एंट्री की जानी है या नहीं. ठीक है, शैल बी केप्ट बाय द ऑफिसर्स ऑफ एनी सच कोर्ट्स टू सेटल टेबल्स ऑफ फीस टू बी अलाउड टू द शेरिफ्स, अटॉर्नीज एंड द क्लर्क्स. किस तरह फीस दी जाएगी अटॉर्नी को, क्लर्क को, ऑफिसर्स को. तो बेसिकली ओवरऑल
ये पूरा स्ट्रक्चर था। की पॉइंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाई वो की पॉइंट्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है गाइस, तो इसको मैं